Hello everyone, welcome back to Summarize, my YouTube channel. Today we will talk about the same thing the whole India is talking. Rather उत्सव मना रहे हैं सुपरटेक के 2 टावर्स के गिराए जाने का. मैं देख रहा था लोग सेल्फियां ले रहे हैं, कितनी उत्साह से बता रहे हैं, मीडिया में पूरी चर्चा है. डिमोलिशंस का इस तरह का उत्सव और उस पर करप्शन पे चर्चा ना करना, दिस कैन हैपन ओनली इन न्यू इंडिया. खैर, तो आज इन तीनों बातों पे बात करता हूँ कि सुपरटेक को गिराना क्यों जरूरी था. एक और नया तर्क आया है कि उसमें हॉस्पिटल बना देते, उसको गरीब लोगों को दे देते, या उस पर भाजपा कार्यालय ही बनवा देते. इस तर्क का भी, ये तर्क वो लोग देते हैं जो कभी कुछ पढ़ते नहीं हैं और व्हाट्सएप फॉरवर्ड से जिनकी ज़िंदगी चलती है. इस बार दुख ये लगा कि इसमें अपनी तरफ के पढ़े लिखे लोग भी दिखाई दे रहे थे, तो क्यों ये संभव नहीं था. और तीसरा कि कॉन्सिक्वेंसेस और प्रिकॉशंस क्या थे. परिणाम तो अभी जो भुगतने होंगे पूरे देश को, एक तो तुरंत 1000 करोड़ के आसपास का जो टोटल नुकसान हुआ है वो, लेकिन इसके पहले इसकी भूमिका क्या है और आगे इस तरह के मामलों में क्या होगा, तो वो यहाँ से शुरू करता हूँ कि इसको गिराना क्यों अनिवार्य था. फॉरगेट गिविंग इट टू लाइक पुअर, वो कोई हाउसिंग सोसाइटी पुअर को घुसने नहीं देती, इसलिए मुझे इस टावर वालों के लिए कोई खास दुख नहीं. ये मेजॉरिटी जो जनता है वो आज की डेट में आप जानते हैं किसकी वोटर है, किसके लिए ताली थाली बजाती है. आज भी ताली बजा रही थी, आज भी वो सरकार को श्रेय दे रही थी, जबकि सरकार की कोई भूमिका ही नहीं. सुपरटेक के ओनर्स तो बीजेपी के सबसे बड़े चंदाबाजों में से एक है. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सरकारों ने तो इनको 2012 से बचा रही हैं, 2022 तक बचाया है. बीते 8 साल से केंद्र में तो इन्हीं की सरकार है. बीते 5 साल से यूपी में भी थी. तो अगर सरकार को गिराने में कोई भूमिका होती तो ये गिर चुकी होती. ये सीधे सीधे कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट के ऑर्डर पे इसको गिराना मजबूरी थी सरकार की और सुपरटेक दोनों की. क्यों? भ्रष्टाचार की वजह से ये बिल्डिंग कतई नहीं गिराई गई है. इस नए भारत में, 2014 के बाद के भारत में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस रिटायर होने के तुरंत बाद राज्यसभा में जा रहे हैं, इस घटना को, इस फैसले को अगर आप कोई भी अगर उसको भ्रष्टाचार उन्मूलन से जोड़ के देखेगा तो मैं उस पर हंस सकने के अलावा कुछ नहीं कर सकता. इस बिल्डिंग को गिराने की वजह जो है वो थी कि दिस बिल्डिंग हैड बिकम अ टाइम बॉम्ब फॉर इटसेल्फ, फॉर द पीपल who might have had lived in this building and the buildings around. क्यों? क्योंकि दुनिया भर में बिल्डिंग रेगुलेशंस के नॉर्म्स होते हैं. मिट्टी कैसी है, सुरक्षा सबसे पहली बात. दूसरी बात, अगर कोई कैटास्ट्रॉफी है, कोई डिजास्टर है, एक्ट ऑफ गॉड जिसको इंश्योरेंस वाले कहते हैं, भूकंप है, टाइफून है, वो हो, या मैन मेड हो, फायर हो, कुछ भी हो, उसको लेके हर देश में हर जगह पे बिल्डिंग्स के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं और उन नॉर्म्स पे बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं. मिट्टी का तेवर कैसा है, अगर वो मिट्टी धंसने वाली मिट्टी है, आप स्वैम्प पे घर नहीं बना सकते ना, दलदल पे घर नहीं बना सकते हैं. अगर आप वहाँ पे भवन बनाने की इजाज़त चाहें तो आपको बहुत सारी रूल्स और रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे कि कितना आप उसको रेक्टिफाई करेंगे, कितना आप उसको सॉलिडिफाई करेंगे, कितना आप उसमें सीमेंट डालेंगे. तो नोएडा में जो पहले बिल्डिंग्स के रेगुलेशंस थे 2006 वाले, कि हर 18 मीटर की बिल्डिंग अगर है तो कम से कम अगली बिल्डिंग से 6 मीटर का डिस्टेंस रहना चाहिए, और उसके बाद 1-1 मीटर ये बढ़ता जाएगा हर अगले 3 मीटर पे. तो अगर हर अगले 3 मीटर पे 1-1 बढ़ता जाएगा तो आप कैलकुलेशन करिए कि अगर 108 मीटर की कोई बिल्डिंग है तो उसमें से 18 तो आपने हटा दिए, कितनी मीटर का गैप होना पड़ेगा. आज की डेट में नोएडा में ये रूल 2012 में जब रूल्स चेंज हुए, 2009-12 में जब, एनीवेज, मतलब जब भी रूल चेंज हुए, उसके बाद जो मिनिमम गैप है बिल्डिंग्स का, टावर्स का, वो 16 मीटर होना चाहिए. वाई? मान लीजिए कि एक्ट ऑफ गॉड है, भूकंप है, और नोएडा, दिल्ली, पूरा नॉर्थ इंडिया ही सीस्मिक जोन में. हमारे यहाँ हर 3-4 साल पे एक बड़ा भूकंप शुक्र है नहीं आया है. 2015 वाला ही आखिरी था जिसने बहुत हमको अफेक्ट नहीं किया था,
लेकिन आते रहते हैं भूकंप। उत्तरकाशी हम भूले नहीं, लातूर भी हम भूले नहीं, भुज भी हम भूले नहीं। ऐसे में अगर कोई भूकंप आ जाए और एक बिल्डिंग ढहनी शुरू हो और वो दूसरी जो बगल वाली बिल्डिंग है उसकी रेंज में हो, तो दूसरी वाली बिल्डिंग का क्या होगा। और सुपरटेक ने तो सारे रूल्स फ्लाउट करके ये 40 मीटर की बिल्डिंग, 40 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनाई थी, 100 मीटर। इसके जो बगल वाली बिल्डिंग है वो केवल 12 फ्लोर की है। तो इस बिल्डिंग में रहने वालों के लिए तो केवल एक खतरा था कि इनकी गिरती। जो दूसरी बिल्डिंग थी उसके रहने वालों के लिए 2 खतरा था, एक नीचे से भूकंप है और एक ऊपर से एक बिल्डिंग आपके ऊपर सीधे गिर रही है। माउस ट्रैप, भागने का कोई रास्ता नहीं। और उसके बाद फायर ब्रिगेड कैसे आती, रेस्क्यू टीम्स कैसे आती। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आपने देखी, 9 मीटर के गैप पे बनाई थी इन्होंने, क्लोजेस्ट एक 8 मीटर का गैप था। उसमें रेस्क्यू आप कैसे करते, रिलीफ आप कैसे करते। हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया था डिमोलिशन का तो भी उसने ये बात सीधे मेंशन की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन अपहोल्ड किया तो भी उसने ये बात कही थी। तो ये पहली बात। एक दूसरा जो छोटा खतरा है कि इन दोनों बिल्डिंग्स में जो 9 मीटर के गैप पे हैं, अगर किसी एक में आग लग जाए किसी एक फ्लोर पे, तो बचाने वाले तो नहीं आ पाएंगे लेकिन फ्लेम्स दूसरे तक भी पहुंचेंगी। और आग किस तरह से फैलती है अगर आप वो जानते हो, तो अगर एक फ्लेम भी छू गई और शॉर्ट सर्किट और कुछ शुरू हुए, तो ये जो नई इमारतें थी वो टाइम बॉम्ब थी, इसलिए इनको गिराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इनमें तो भाजपा कार्यालय तक नहीं बनाया जा सकता था, अस्पताल या गरीबों को देने की बात तो आप भूल ही जाइए। अब दूसरा सवाल कि ये बिल्डिंग्स बनी कैसे, ये बिल्डिंग्स बन कैसे गई। इनका जो अगर आप टाइमलाइन देखेंगे तो इनका टाइमलाइन लंबा है। 2004 से शुरू हुआ था जब सुपरटेक ने नोएडा से न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से जमीन ली थी, और 2005 जो 1986 के जो रूल्स थे उनके मुताबिक ये था कि केवल 14 स्टोरीज बनानी। उसके बाद 9 में मॉडिफाई किया कि 11 बिल्डिंग बना, 2 और बिल्डिंग एडिशनल बना देंगे 11 स्टोरीज की। 2012 में इन्होंने सरकारी अधिकारियों से, सरकारी कर्मचारियों से मिली भगत करके सारे नियम तोड़ के जो जगह गार्डन होनी थी उस पर 2 नए टावर बना दिए, अमेक्स एंड काइने, और इन दोनों की सारी नियम कानून को धता बता के 40 मीटर्स कर दिया। अब यहां पे कई सवाल। हाँ, इसके खिलाफ तुरंत जो बाकी बिल्डिंग्स के लोग थे, अगल बगल के लोग थे, वो कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने सीधे सीधे 2012 में यह आदेश पारित कर दिया था कि इन बिल्डिंग्स को गिराना होगा। वी आर इन 2022। उस समय तक 12 या 13 मंजिलें ही बनी थी इन दोनों बिल्डिंग्स की, इन दोनों जो टावर आज गिराए गए। अगर ये तभी गिराए गए होते तो नुकसान कितना कम होता। ये जो इतना ज्यादा जो नुकसान हुआ है, बुलडोजर राज चल रहा है, रिकवरी राज चल रहा है, इस करप्शन में संलिप्त अधिकारियों और सुपरटेक, असेसमेंट प्लान वाले, आर्किटेक्ट, इन सबसे रिकवरी होगी या नहीं होगी, या जो सारा खर्चा आया है वो टैक्स पेयर, हम करदाता भरेंगे। बहुत शौक है कुछ लोगों को करदाता करने रहने का। सुपरटेक का खर्चा आप भूल जाइए। ये जो पुलिस प्रशासन लगा है, जो पूरी सिक्योरिटी लगी है, जो ये पूरा रूट्स डाइवर्ट हुए हैं, जो लोगों को परेशानी हुई है, जो पेट्रोल ज़्यादा जला है, जो फ्यूल ज़्यादा जला है, उसकी भी रिकवरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कम से कम 1000 करोड़ का नुकसान है ये, और ये इमीडिएट है। ये जो डस्ट पॉल्यूशन है जो फैलेगा, और इसमें केवल डस्ट नहीं, इसमें सरिया है, इसमें सीमेंट है, जो अंदर चली जाए तो सिलिकॉसिस होता है, फाइब्रोसिस होता है। ये लोग जो तमाशे देख रहे थे, मैंने कहा मतलब भारत तमाशा प्रधान देश, इनको ये आइडिया भी था कि ये कर क्या रहे हैं। उतनी डस्ट है, उतनी धूल है। दिल्ली नोएडा पहले से ही कोई बहुत बेहतर नहीं है एयर क्वालिटी इंडेक्स पे। खैर, इनकी वो जाने।
तो ये जो रिकवरी है वो केवल उस गरीब से ही की जाएगी जो एक आंदोलन में अपना हक मांगने गया था या नहीं भी गया था, बगल से गुजर रहा था, पकड़ के उससे रिकवरी करवा लेंगे। या ये रिकवरी सुपरटेक के ओनर्स से शुरू करके इस पूरे करप्शन में शामिल एक एक आदमी से की जाएगी या नहीं। तीसरा सवाल, इसके बाद की जो लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉस्ट थी, जो लोग अफेक्टेड हैं, जिनको पहले से ब्रोंकाइटिस था या कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी, उनको तो दिक्कत हुई ही हुई, लेकिन जो नहीं भी अफेक्टेड थे, जो अब इस खतरे में है, आप कितनी भी बात कर दें, परिंदा पर नहीं मार सकता बोलने वाली सरकार आतंकवादियों को नहीं रोक पाती है बॉर्डर क्रॉस करने से, धूल को रोक देंगे। आप उसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ये धूल जिनके फेफड़ों में भरेगी, उनको जो बीमारियां होंगी, उनको जो डिजीजेज होंगी, उनका जो लॉन्ग टर्म कॉस्ट है वो कौन भरेगा? वो सुपरटेक से लेकर के इन सारे लोगों से लिया जाना चाहिए या नहीं? जुडिशियल डिले का सवाल मैंने उठाया है कि हाई कोर्ट के डिसीजन 2012 के डिसीजन के बाद 10 साल कैसे लग जाते हैं एक इतनी इंपॉर्टेंट बात में, और अगर लग जाते हैं तो स्टे क्यों नहीं होता है? जो 2 इमारतें आज गिराई गई वो 12 मंजिला से 40 मंजिला कैसे हो जाती हैं? इसका जिम्मेदार कौन? कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी इस देश में कभी, या केवल हम ताली बजा के खुश हो लेंगे, तमाशा देख के खुश हो लेंगे? सोचिएगा, ये सवाल छोटे मोटे सवाल नहीं। तो अंत में सिर्फ इतना ही कि इन बिल्डिंग्स को गिराना मजबूरी था, लेकिन इन बिल्डिंग्स को गिराने पे जो कॉस्ट आई है, जो पूरी इस प्रक्रिया में कॉस्ट आई है, वो किससे रिकवर की जाएगी? और नहीं रिकवर की जाएगी तो जुडिशरी इस देश में कब अपनी जिम्मेदारी लेगी कि उसकी आंख के सामने ये होता रहा, 10 साल होता रहा, स्टे तक नहीं हुआ, इन बिल्डिंग्स का बढ़ना तक बंद नहीं हुआ। फिर से कह रहा हूं कि ये बिल्डिंग भ्रष्टाचार की वजह से नहीं गिराई गई। अगर आप ये सोच रहे हैं तो यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, आप मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे हैं। खैर, हमारा देश आजकल ऑलमोस्ट 31% तो वो पहले से था ही, अब शायद 40-40% के करीब पहुंच गया है, मूर्खों का स्वर्ग ही। लेकिन भ्रष्टाचार के बाकी किसी मामले पे कोई निर्णय आया हो तो बता दीजिएगा। ये बिल्डिंग सिर्फ इसलिए गिराई गई है, सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर थी, क्योंकि दिस वाज अ लिविंग टाइम बॉम्ब फॉर इटसेल्फ, फॉर इट्स पीपल, फॉर पीपल लिविंग इन द नियर बाई सोसाइटीज। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छा लगेगा मुझे। वीडियोस अगर पसंद आए तो लाइक करिए, साझा भी करिए उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पे। सी यू ऑल, बाय।